सच में जब जरूरत आन पड़ी उस घड़ी पर दुनिया का एक देश भी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। कड़ी निंदा तो पहलगाम अटैक के बारे में सबने की, लेकिन पाकिस्तान का नाम किसी एक देश ने नहीं लिया। उल्टा जिस पाकिस्तान को हम इतने सालों से दुनिया में आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे थे, उसके साथ 2 या 3 देश जाकर ओपनली खड़े हमें दिखे। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान ने भी काफी सबक सीखी, इसीलिए वो चाइना के अब और करीब आ चुका है। सैटेलाइट लॉन्चेस हो या फाइटर जेट प्रोक्योरमेंट हो, हर जगह कोऑपरेशन और गहरी हो रही है। मोदी सरकार ने यह सब जानते हुए भी चाइना के साथ टाइज डाउनग्रेड नहीं किए हैं, क्योंकि खरबों डॉलर्स के चाइनीज इंपोर्ट्स पर भारत देश भी अब निर्भर बन चुका है। उसके ऊपर ट्रंप के तेवर और धमकियां। इसीलिए लोहे के चने चबाकर प्रधानमंत्री मोदी को चाइना जाकर शी जिनपिंग के साथ हाथ मिलाना पड़ रहा है। तो सवाल यह उठता है कि 1 साल बाद ऑपरेशन सिंदूर जीता किसने? आज एडवांटेज किसके पास है? और क्या सिंदूर से जो हमें सीख मिली थी, क्या हम उस पर अमल कर रहे हैं या फिजूल में वक्त जाया कर रहे हैं? पाकिस्तान और भारत दोनों तरफ से एक दूसरे के फाइटर जेट्स गिराने के दावे चलते आए हैं। कितने जेट्स किसने गिराए, इस पर आज तक सहमति नहीं बन पाई। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत की इंटरमीडिएट रेंज प्रिसिशन मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स काफी चर्चा में रहे। पाकिस्तान को भी सबसे ज्यादा क्षति ब्रह्मोस जैसे मिसाइल्स नहीं पहुंचाई, जिसे पाकिस्तान की एयर डिफेंसेस भी ना रोक पाई। अब कराची की कंटोनमेंट एरिया डिफेंस एरियाज को ले लो या फिर अब नूर खान एयरबेस तक को ले लो, ब्रह्मोस हर जगह पहुंच पा रही थी। इसीलिए लगता है कि पाकिस्तान ने कोर्स करेक्शन करना शुरू कर दिया है। इत्तेफाक की बात नहीं हो सकती है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले एनिवर्सरी पर पाकिस्तान ने नया मिसाइल लॉन्च कर दिया। नाम है फतह 3। यह पाकिस्तान का ब्रांड न्यू सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। मार्क 3 टू मार्क 4 की क्लेम्ड स्पीड है, 300 टू 450 किलोमीटर की रेंज है, 400 किलो तक का पेलोड कैपेसिटी है और सी स्किमिंग फ्लाइट प्रोफाइल है, मतलब जमीन या पानी के सतह से बिल्कुल पास से यह उड़ने की क्षमता रख सकता है। इतने नीचे से जब वो उड़ता है तो एयर डिफेंस रेडार के नाक के नीचे से यह निकल जाता है, इसे पकड़ा नहीं जा सकता है। फतह 3 को पाकिस्तान का ब्रह्मोस भी कहा जा रहा है, लेकिन दरअसल में यह चाइना का HD-1 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का पाकिस्तानी वर्जन है और मिसाइल्स तो पाकिस्तान को मिल रहे चाइनीज सपोर्ट का बस एक हिस्सा है। कुछ ही दिन पहले 30 अप्रैल को चाइना के सैनिया नेवल पोर्ट पर पाकिस्तानी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की मौजूदगी में पाकिस्तान नेवी का पहला हैंगौर क्लास सबमरीन PNS हैंगौर ऑफिशियली कमीशन होता है। यह सबमरीन चाइना का युआन क्लास डिजाइन पर बेस्ड है। रिपोर्ट्स की माने तो यह सबमरीन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन के साथ आता है, जो इसे स्टैंडर्ड डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के कंपैरिजन में ज्यादा देर तक पानी के नीचे रहने में मदद करता है। वैसे तो यह पूरा प्रोग्राम 8 सबमरीन्स का है, जिनमें से 4 चाइना में बनेंगे, बाकी 4 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद पाकिस्तान में बनेंगे। मिसाइल्स और सबमरीन्स के अलावा चाइना और पाकिस्तान में एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को लेकर भी डील साइन हो चुकी है। इसी साल के अंत तक पाकिस्तान को J-35 5th जनरेशन स्टेल्थ जेट्स की डिलीवरी भी मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो यह पाकिस्तान को भारत के ऊपर एक क्लियर एज दे देगा, क्योंकि हमारे पास अभी तक एट बेस्ट 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट भी है और अब 5th जनरेशन जेट के साथ पाकिस्तान भारत के लिए और भी बड़ी सिरदर्दी बन जाएगा। और जो रफाल हमारे पास है भी, उसका सोर्स कोड फ्रांस हमें देने से मना कर रहा है। नतीजा कि हम अपने इंडिजिनस सिस्टम्स को इसके साथ इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं। मिसाइल, सबमरीन और फाइटर जेट्स के अलावा चाइना पाकिस्तान को अब स्पाई सैटेलाइट कवरेज भी दे रहा है। आज के डेट में चाइना ने पाकिस्तान के लिए कम से कम 5 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। कहने को तो ये कमर्शियल ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट्स हैं, लेकिन काम इनका है इंडिया पर नजर रखना। इनमें से लेटेस्ट है PRSC-EO3 सैटेलाइट, पिछले महीने ही लॉन्च हुआ था। यह कहने को तो एक ऑप्टिकल इमेजिंग सैटेलाइट है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका जो नॉर्मल ऑप्टिकल सैटेलाइट्स की तरह 100 डिग्री का इंक्लिनेशन होता है, इसका 38 डिग्री इंक्लिनेशन है। इसके ऑर्बिटल पैटर्न को देखकर यह समझ में आता है कि इसका मकसद भारत पर नजर रखना है, खास तौर पर कश्मीर, पंजाब, राजस्थान के बॉर्डर रीजन्स पर नजर रखना है। पिछले साल जुलाई में लॉन्च हुआ था PRSC-S1। कहने को तो सिविलियन एसेट यह भी है, लेकिन इसे भी SAR सिस्टम्स के साथ 41 डिग्री के एंगल पर ऑर्बिट पर रखा गया है, ताकि यह बादलों के आर पार देख सके, रात के अंधेरे में भी निगरानी रख सके। इन दोनों सैटेलाइट्स के साथ पाकिस्तान का PRSC-HS1 हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट है। इसका काम होता है कैमोफ्लेज डिटेक्ट करना, माने जंगल में छुपे मिसाइल लॉन्चर पैड्स को भी यह आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। एनालिस्ट का मानना है कि ये तीनों सैटेलाइट्स कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी मिलकर ये एक मल्टी मोडल ISR कॉन्स्टलेशन बना सकते हैं, यानी स्पेस बेस्ड इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस सिस्टम, जिससे पाकिस्तान हम पर 24/7 नजर रख सकता है। हमें एक नमूना मिल गया है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर कि लड़ाई कैसी होगी, वो भी हमें समझ में आ गया है। वो एक अलग टाइप की लड़ाई होगी, जैसे आज तक कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान ने वो लड़ाई लड़ी ही नहीं है। कैसी होगी? हाँ, देखिए अब तक क्या होता था, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो लड़ाई होती थी, वहां पर एक लाइन होती थी जो हम बोलते थे कॉन्टैक्ट लाइन। इस तरफ हमारी फौज है, उस तरफ उनकी फौज है, लड़ाई यहाँ से शुरू होती थी। जैसे हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है, वो लड़ाई वहां से शुरू हुई और फिर हमारा प्लान है, हम इधर गए, उनका प्लान है वो इधर गए, एयरफोर्स उनको सपोर्ट कर रहा है। अब तो वो लड़ाई नहीं है, क्योंकि हमने क्या देखा इस बार कि आप जो है मिसाइल्स और ड्रोन्स आप कहीं भी फेंक सकते हैं, डेप्थ में फेंक सकते हैं,
जो हमने भी फेंकी उन्होंने भी फेंकी। इसका मतलब है ये वो कॉन्टैक्ट लाइन, रियर, साइड, ये वो बैटलफील्ड का पूरी बैटलफील्ड एक हो गई है। ये तो पूरी बात बदल गई ना अब। इसका मतलब ये है कि अब जो लड़ाई है जो है वो एक बहुत खतरनाक लड़ाई होगी। उसका कन्वेंशन जिसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड, वो बहुत कम हो गया है। सिर्फ यही बात नहीं है, पाकिस्तान जो है, जो उनकी आप देखिए ज्योग्राफी एकदम सीधी सी है और वहाँ पे उनकी बहुत सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो यानी आप ये कह रहे हैं क्योंकि भारत ने न सिर्फ के बॉर्डर पे हमला किया बल्कि जो टेररिस्ट ठिकाने जिन्हें हम कहते हैं, हमने देखा बाकायदा लाशें निकल के आई। मसूद अजहर जो हैं उनके पूरे परिवार में बहुत सारे लोगों को मार दिया गया। जहां आतंकवादी कैंप है वहां भारत ने, तो इसको तो आप बड़ी कामयाबी कहेंगे? नहीं, देखिए वो कामयाबी मैं इसलिए, देखिए हमने जो किया वो एक्यूरेटली हमने टारगेट किया, अच्छी बात है। पर प्रॉब्लम ये है, हमारा प्रॉब्लम टेररिस्ट से नहीं है, हम टेररिस्ट से 1991 से लड़ रहे हैं। हमें तो स्टेट लड़ रहा है। अरे भाई, हमें तो पाकिस्तान मिलिट्री से लड़ना है ना, वो हम लड़ नहीं रहे हैं उनके साथ। पाकिस्तान मिलिट्री से हमें ताकत बनानी है कि हम उनके सामने खड़े हो सके। अगर उनको पता चल जाएगा आपके पास ताकत है लड़ाई लड़ने की उनके सामने, तो वो ये कम कर देंगे काम जो कर रहे हैं। पाकिस्तान तो छिप के लड़ रहा है। पाकिस्तान कहाँ लड़ रहा है भारत से? अगर वो चीन की सपोर्ट से लड़ रहा है या अमेरिका की सपोर्ट से लड़ रहा है? नहीं, ये देखिए, पाकिस्तान पहले भी हमसे जंग कर चुका है। मैं हार भी चुका है। नहीं, पाकिस्तान नहीं हारा है। देखिए, ये मैंने कई बार पहले भी बोला है कि जो मिलिट्री लाइन बनी थी, पहली जंग हुई थी कश्मीर की और उसके बाद मिलिट्री लाइन बनी 1 जनवरी 1949 को, वेस्टर्न सेक्टर में आज भी कायम है। उसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। यानी नई लाइन बन गई? नहीं, वही लाइन है, थोड़ी उसको इधर उधर करा हमने। अगर हमको ताकत होती उनको पूरा हराने की, तो वो लाइन ही ग्राउंड पे नहीं होती। वो कहाँ कर पाए हम? जहां तक सवाल है बांग्लादेश बनाने का, हमने बनाया, पर आप खुद सोचिएगा, ईस्ट पाकिस्तान जो 1000 किलोमीटर एज द क्रो फ्लाइज अक्रॉस इंडिया है, वो सपोर्ट कर ही नहीं सकते थे वेस्ट से ईस्ट को, तो वो तो वैसे ही जाना था। आप ये देखिए ना इस बात को, लड़ाई जो हुई वो तो वेस्ट में हुई और वेस्ट में हमने थमा के रखा उसको, क्योंकि जो उस समय आर्मी चीफ थे उन्होंने सीधा ये आदेश दिया था, जो हमारे वेस्टर्न कमांडर थे उस समय, जनरल कैंडेट से, कि आप इसको रोक के रखिए, हमें यहाँ पे काम करना है, और हमने बांग्लादेश बना दिया। मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए अभी तक जो भी हमने फुल स्केल वॉर लड़ी है पाकिस्तान के साथ, तो वो लाइन कायम है। अब चाइना उनके साथ खुल के लड़ रहा है, साथ में खड़ा है। लेकिन ये प्रवीण जी, अगर ईमानदारी से देखें तो ये तो धोखे की जीत हुई। अगर मान भी लें या धोखे की लड़ाई, जीत तो चलिए, जीत हार तो दोनों मुल्क कहेंगे कि हम जीत गए हैं। मैं तो कहती हूँ ये धोखे की लड़ाई हो गई। पाकिस्तान में हिम्मत है तो सामने आए और खुद लड़े। क्यों चीन की मदद से लड़ तो पाकिस्तान ही रहा है ना, उनके पायलट्स चला रहे हैं एयरक्राफ्ट। अब अच्छी बात यह है कि क्या हुआ उनके पर्सपेक्टिव से, नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम रफेल ले रहे हैं, हमें तो खैर वो सोर्स कोड ही नहीं दे रहे हैं, वो बात छोड़िए। तो हमारे जैसे रफेल होंगे तो इंजीनियर नहीं आते हमारे पास, उनके तो आप छोड़िए, वो तो सोर्स कोड ही नहीं दे रहे हमें। क्या होता है सोर्स कोड? हाँ, सोर्स कोड का मतलब ये है कि अगर हमें कोई भी तब्दीली छोटी मोटी सॉफ्टवेयर की करनी है, कुछ नई चीज लगानी है, कुछ अपने नए हथियार को लगाना है, हमें उनको बुलाना पड़ेगा कि भाई आके कर दो। वो हमें बता ही नहीं रहे। नहीं तो क्या इस बात पे अभी कोई क्लैरिटी है कि हमारे रफाल जहाज गिराए गए या नहीं? देखिए, जहां तक गिराने का सवाल है, वो उनका कहना है कि हमने इतने गिराए हैं, 4। जो उनके लेफ्टिनेंट जनरल किदवाई हैं, उन्होंने 4 के नंबर भी दिए हैं। हम अपनी तरफ से क्या हुआ हम बताना नहीं चाहते, तो बात वहीं अटकी हुई है। लेकिन अमेरिका के गिरे तो साफ तौर पे सारी अमेरिकन मीडिया ने जब गिराए ईरान ने, तो अमेरिकी मीडिया ने सब बात, दूध का दूध पानी का पानी, सब कुछ सामने रख दिया कि इतने गिराए गए। किसके? अमेरिका के इराक में गिरा, एक ओमान में, अच्छा, आप वेस्ट एशिया की बात कर रही हैं। हाँ, मैं कह रही हूँ जब उनके गिरे तो लोकतंत्र में तो देखिए, जब जंग होती है तो हार और जीत दोनों होती है, नुकसान और फायदा दोनों होता है। इतनी बड़ी ताकत अमेरिका, जब उसके कई जहाज गिराए गए, और वो जहाज जिनको कहा जाता है कि इनविंसिबल हैं, और वो बने ही इस तरह से हैं कि वो कभी गिराए नहीं जा सकते। तो इसका जवाब जो है ये मीडिया को लेना पड़ेगा, सरकार से। इसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ? नहीं, आपको पता तो है। नहीं, अब देखिए, मेरे पता होने से कुछ नहीं होता है। सरकार को बताना है कि 6 और 7 की रात को हम अभी जश्न मना रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर का, अच्छी बात है, और हम कुछ लेसन्स भी लर्न करे होंगे हमने, वो भी अच्छी बात है। कुछ हम भी अपनी तब्दीलियां कर रहे हैं। पर उस समय क्या हुआ, क्योंकि 6 और 7 की रात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोलता हूं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जब हमारे पास कॉन्टिग्यूअस बॉर्डर है, मतलब हम साथ साथ हैं, तो एयर वॉर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ। अगर उनकी एयर वॉर में हमने देखा, उन्होंने बालाकोट में भी अच्छा किया 2019 में एयर वॉर में, वो दिन के टाइम आए थे, अगर आपको याद होगा। फिर 5 साल बाद तो अब फिर वो अच्छा कर रहे हैं, और इस बार तो उनके इंजीनियर भी आ गए। हम देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि आप J-10 लेकर आइएगा, और उसके बाद पाकिस्तानी इंजीनियर जो हैं वो ट्रेनिंग करके आते हैं और यहाँ आते हैं। पर अजीब बात ये देखी गई कि उनके खुद ही इंजीनियर यहाँ आ गए। तो मतलब और हम जिनसे जहाज ले रहे हैं फ्रांस से, ना वो हमारे साथ राजनीतिक तौर पर साथ हैं, और आप कह रहे हैं वो तो कोड भी नहीं दे रहे हैं। देखिए, न्यूज़ जो आ रही है वो यही है कि वो सोर्स कोड, देखिए सोर्स कोड जो होता है, इसका मतलब ये है कि पूरी आजकल जो हवाई जहाज होते हैं बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं, वो सब डिजिटल होते हैं। तो उसका डिजिटल खाका क्या है
वो कोई भी नहीं बताएगा दूसरे को। तो हमें ये कभी पता नहीं चलेगा कि सिंदूर में आखिर हुआ क्या था, हमें ये कभी पता नहीं चलेगा कि हमारे रफाल जहाज गिराए गए या नहीं गिराए गए। मुझे याद है द वायर ने एक स्टोरी की थी और उसमें CNN की स्टोरी को सिर्फ कोट किया था कि 1 या 3 या जितने भी रफाल जहाज गिरा दिए गए, और इसको लेकर फ्रांस में तो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि रफाल गिराया कैसे जा सकता है, क्योंकि उनके जो पूरा ब्रांडिंग जो उन्होंने रफाल के इर्द गिर्द की है उन्हें बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। तो इस पर तो वायर की वेबसाइट एक दिन के लिए बंद कर दी गई थी। आप कह रहे हैं मीडिया को बोलना चाहिए? नहीं, वो तो मेरी वेबसाइट भी बंद हुई थी उसी दिन, क्योंकि रफाल का जो रहस्य है वो शायद जब अगली सरकार कभी आएगी तो तभी खुलेगा। अभी तो खुलने वाला है नहीं।